प्रिस्क्रिप्शन। सो यदि हम होम्योपैथी की बात करें, जब हम आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, सो दिस इज नॉट जर्नल कि कोई पेशेंट आया, उसने मुझे बोला कि फीवर है और हमने उसे फीवर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। हेयर फॉल के लिए आया तो हमने उसे हेयर फॉल की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। हम पूरे पेशेंट को देखते हैं, उसके सिम्टम्स जो है वो बता रहा है वो देखेंगे, उसके इमोशंस क्या हैं, ठीक है? तो हम ये सारी चीजें देखते हैं और उसके बेसिस पर जो हमारा हम बोलते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, उस बेसिस पे हम अपना प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। सो आई एम श्योर आज की जो वेबिनार होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एंड अगेन वी आर हैविंग डॉक्टर गौरी शंकर। सो डॉक्टर गौरी शंकर ने हमारे साथ पहले भी वेबिनार किया हुआ है, सो इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो डॉक्टर गौरी शंकर इज वेरी renowned homeopath in his area and even all over the India. He is the founder of the Samvedna Homeopathy, Lucknow, Uttar Pradesh, and he is BHMS Pursued Senior Homeopathic Research Fellowship from HDRI. He also conducts free health camps and seminars in different locations of the country. सो डॉक्टर गौरी शंकर, आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में स्वागत है। एंड हम वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारी कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो हम बता देते हैं कि यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो आप अपनी क्वेरीज को हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। वी विल प्रोवाइड द आंसर्स इन आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इसके अलावा जितने भी अटेंडीज हैं उन सबको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। आफ्टर वेबिनार दे कैन विजिट आवर वेबसाइट और वहां से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबिनार के दौरान हमने 3 गिफ्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं विच विल बी रेंडमली सेलेक्टेड बाय द कोर्स स्पीकर। सो हम उन लोगों के 3 नाम अनाउंस करेंगे। उन तीनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कनेक्ट यू। इसके अलावा यदि आप वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस पे हमारे और भी एजुकेशन जो वीडियोस होती हैं वो भी होती हैं। इसके अलावा रिलेटेड टू दी एसबीएल और एसबीएल में और क्या चल रहा है वो सारी डिटेल्स वहां पे हम अपलोड करते हैं। सो इसके लिए जो हमारे और सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ डॉक्टर गौरी शंकर, इट्स ओवर टू यू, आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंदिर सिंह जी। आप लोगों का ये जो प्रयास है होम्योपैथी को आगे ले जाने का, ये बहुत इनक्रेडिबल है। और हमारी आपकी जैसे बात हुई थी कि बहुत कम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह का एजुकेशन सिस्टम को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत, मतलब देखा जाए तो आप आपकी कंपनी और ये टॉपिक दोनों मैच ही नहीं करता। तो ये भी दिखाता है कि आपका विजन कितना बड़ा है कि आप किसी डिजीज या किसी ऐसे टॉपिक पे सेमिनार ना करके आप एक ऐसे टॉपिक पे आज का लेक्चर रख रहे हो जो टॉपिक होम्योपैथी की बेसिक नींव है। राइट। ठीक है, कि प्रिस्क्राइब कैसे करना है, तरीका क्या होना चाहिए, और इसको बहुत ब्यूटीफुली मास्टर हनीमन ने एफर्ट जिम में जगह जगह पे बताया है। तो आज मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भी समय हमारे पास है, हम उस पूरे समय में आपको एक आइडिया दे पाए कि होम्योपैथिक अप्रोच या होम्योपैथी का प्रिस्क्रिप्शन का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो हेलो, माय नेम इज डॉक्टर गौरी शंकर। आई एम फाउंडर संवेदना होम्योपैथिक एकेडमिक प्रोग्राम। पिछले 13 साल से मैं क्लासिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ लखनऊ में। और हम लोग रोज पढ़ते हैं ऑर्गेनन मटेरिया मेडिका की एक रेगुलर कॉन्टिन्यूअस क्लासेस भी चलती हैं। और उस क्लासेस के थ्रू लगभग देखा जाए तो 10 साल में हजारों ऐसे स्टूडेंट होंगे, डॉक्टर होंगे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस बदल दी, उनका सोच बदल गया, उनका तरीका बदल गया। तो आज के क्लास में, आज के इस सेमिनार में मैं बस आपके दिमाग में वो चीज डालने की कोशिश करूंगा कि होम्योपैथी क्या है, प्रैक्टिस कैसे करना है, हर केस का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन कैसे होगा, उसका अप्रोच कैसे होगा, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। हालांकि 1 घंटे में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं
एक एक विजन दे पाऊं, एक आइडिया दे पाऊं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस क्या है। ठीक है। बीच में अगर कोई सवाल होता है तो जरूर सवाल करें, आप सवाल का जवाब भी देंगे। अभी किसी ने एक सवाल पूछा कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैलिएटिव में और कॉन्स्टिट्यूशनल में, किसी का सवाल था अभी। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत कर सकते हैं। हाउ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पैलिएटिव प्रिस्क्रिप्शन एंड क्यूरेटिव प्रिस्क्रिप्शन इन क्रॉनिक डिजीजेस। पहली बात तो क्रॉनिक डिजीज में कोई पैलिएटिव नहीं होता है। क्रॉनिक डिजीज में हमेशा आपको कॉन्स्टिट्यूशनली देना पड़ेगा। हाँ, एक यही यही आपको समझना है। यही आपको समझना है कि क्रॉनिक डिजीज को हम समझना है, पहले डिजीज समझना है, डिजीज को हुआ समझना है, क्यों बीमारी हुई है ये समझना है। तो क्रॉनिक केस में कभी भी पैलिएटिव नहीं होगा। एक सिचुएशन आता है क्रॉनिक डिजीज में जहां मास्टर हेमन कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कंजॉइंट ट्रीटमेंट करना है। वह एफोरिज्म 92 में बोलते हैं कंजॉइंट मेलेडी देना है। तो कंजॉइंट मेलेडी क्या होता है? अगर कोई क्रॉनिक बीमारी चल रहा है, उस क्रॉनिक बीमारी में अक्यूट मैनिफेस्टेशन हो गया, किसी को अस्थमा है, सडनली उसको उसको एलर्जी हो गई। अब उस एलर्जी को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो उसकी जान चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हमें उस एक सिम्टम को ध्यान रख के रेमेडी देनी होती है। जब वो फेज हट जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम विजिबल होता है और आप दवाई दे सकते हो। इसको वन साइडेड प्रोसीजर भी कहा जाता है। जैसा मास्टर ने मैंने 163 से 290 तक ये सारी बातें कही, सॉरी 163 से स्टार्ट करके मास्टर ने पूरा मेंटल इसी पे कहा है कि कैसे आप वन साइडेड प्रिस्क्रिप्शन करो, वन साइडेड बीमारी। तो ये सारी बातें हैं जिस पे आज हम कोशिश करेंगे, प्रकाश डालेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज बहुत ध्यान से आप इस क्लास को सुनिएगा। टॉपिक बहुत अच्छा है, आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कैसे हम प्रिस्क्राइब करें, तरीका कैसा होना चाहिए। तो पहले प्रिस्क्रिप्शन से पहले पेशेंट आता है, राइट। हम प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो सेकंड पार्ट है, उससे पहले पेशेंट आता है। उससे पहले प्रिस्क्रिप्शन का फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड बनता है। किसी पेशेंट को मान लीजिए हम दवाई दे रहे हैं तो रेमेडी बाद में आएगी, पहले पेशेंट आएगा। दैट मीन्स पहले हमें डिजीज का नॉलेज होना चाहिए। जब डिजीज का नॉलेज होगा तो ही हम प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो डिजीज का नॉलेज, अलग अलग मेडिकल फील्ड का अलग अलग कॉन्सेप्ट है बीमारी को समझने। एलोपैथी में बीमारी के कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कोई मटेरियल कॉज ढूंढ लें, उस कॉज के हिसाब से हम दवाई दें। अगर कोई बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर फीवर क्रिएट हो रहा है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर फंगल है तो एंटी फंगल देंगे। इस तरह से उनका एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें रूट कॉज पे जाना है, और रूट कॉज कैसा होना चाहिए, मटीरियल होना चाहिए। उस मटीरियल कॉज पे बेस्ड उनकी रेमेडी होती है। इसलिए देखिएगा, जब कोई सेल होता है कैंसर में और वो सेल का साइज या उस सेल का फंक्शंस कर, तो उस सेल को टारगेट करने के लिए टारगेटेड थेरेपी देते हैं, चाहे वो रेडियोथेरेपी होता है या कीमोथेरेपी, उनका अलग एक प्रोसेस है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी मरीज को समझने का एक अलग कॉन्सेप्ट है, हमारा यहाँ भी क्लासिफिकेशन अलग है। उस क्लासिफिकेशन पे ही हमारा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। जब आप होम्योपैथी में समझोगे, ऑर्गेन जाओगे समझोगे, तो हमारे यहाँ बीमारियों को पांच 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 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला अक्यूट, उससे पहले एक टाइप और है जिसको इनडिस्पोजिशन कहा गया। 150 एफओरजी में मास्टर ने कहा कि इनडिस्पोजिशन नाम की एक सिचुएशन होती है, एक परिस्थितियां आती है, इसमें दवाई की जरूरत नहीं होती है। केवल आप क्या करोगे, पेशेंट को वो सारे जरूरी रिक्वायरमेंट दे दोगे जिसकी उसे जरूरत है, पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसको कैसे हैंडल करना है, इसका आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अलग है। तो इनडिस्पोजिशन है, उसका आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अलग है। फिर बात आएगी अक्यूट की। अक्यूट का आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अलग है। इस पे पूरा एक एक दिन की क्लास हो सकती है। इंडिस्पोजिशन का अलग सेशन हो सकता है, अक्यूट डिजीज को हैंडल करने का अलग सेशन हो सकता है, क्रॉनिक को अलग, आर्टिफिशियल क्रॉनिक अलग, वन साइडेड अलग, मेंटल अलग, इंटरमीडिएट अलग। सब कुछ अलग अलग है क्योंकि इतना वास्ट है, ये इतना बड़ा है और आपको हमेशा समझना पड़ेगा। उसके बाद आता अक्यूट, कि हर एक मेडिकल फील्ड का अलग अलग अप्रोच है पेशेंट को ठीक करने का। तो हमारे यहाँ भी अप्रोच अलग है। हम पहले पेशेंट जानते हैं। हमारे यहाँ मरीज को नहीं देखते ना, हम डिजीज नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, हम पेशेंट देखते हैं। तो पेशेंट है किसका, अक्यूट डिजीज का पेशेंट है, क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट है, वन साइडेड है, इंटरमीडिएट है, बाकी है क्या भाई,
और उस हिसाब से हमारी हैंडलिंग होती है। तो पहले आपको समझना है इंडिस्पोजिशन, अक्यूट। अब अक्यूट भी अलग अलग होते हैं। एक अक्यूट जो एक इंडिविजुअल को लगे, उसे हम इंडिविजुअल अक्यूट डिजीज कहते हैं। उसे ठीक करने का जो तरीका है, जो आर्ट है, मास्टर ने किसी एफोरिज्म में दिया। वो एफोरिज्म है 73। उधर बोला कि हाउ टू हैंडल अ इंडिविजुअल अक्यूट डिजीजेस। उसको हैंडल करने के लिए क्या बोला, आपका प्रिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए वो मोस्ट प्रोबेबल अक्यूट, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ढूंढना है। और जो लिस्ट है ना मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज की, वो उधर ही डाल दिया। वहां से आपको प्रिस्क्राइब करना है। फिर आया वो अक्यूट डिजीज जो कम्युनिटी को लगा, वो पेशेंट, मतलब वो पेशेंट, वो अक्यूट डिजीज जो पूरी कम्युनिटी को लग गया। अभी अभी हुआ था ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पोरेडिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। इसको ठीक करने का अलग तरीका है। 99 टू 101 तक, एफर्ट जब 99 से 101 तक कैसे आप इस तरह की बीमारी को ठीक करो, उसमें एक प्रोसेस बोला। बोला कि जीनस एपिडेमिकस निकालना है, क्योंकि एपिडेमिक है तो एक ऐसी दवाई निकालनी है जो उस पूरे एपिडेमिक को ठीक करे, उसके प्राइमरी सिम्टम ठीक करे, और जब पेशेंट ठीक हो जाए उसे बिठा के फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल देना है। दिस आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड जीनस एपिडेमिकस। दिस ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रिवेलिंग डिजीजेस जो कि एपिडेमिक है, स्पोरेडिक है और पेंडेमिक है। फिर अभी अभी किसी ने पूछा था, वो होता है अक्यूट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज, वो मैं अभी अभी बताया। फिर आता है क्रॉनिक डिजीज। और आपको बता दे भाई और बहनों, होम्योपैथी इज इक्वल टू क्रॉनिक डिजीज, एंड क्रॉनिक डिजीज इज इक्वल टू फंडामेंटल कॉज, एंड फंडामेंटल कॉज इज इक्वल टू क्रॉनिक मियाज्म। तो होम्योपैथी जो है ना वो क्रॉनिक डिजीज के लिए है, और क्रॉनिक डिजीज के लिए फंडामेंटल कॉज रिस्पॉन्सिबल है। और इफ यू वांट टू prove the fundamental cause, then you have to know the chronic miasm, what? Psoriasis or syphilis. अब इसको ठीक करने के लिए पूरा ऑर्गेन भरा पड़ा है, और यही हमारा काम है, यही हमारी पावर है, यही हमारी ताकत है कि कैसे हम क्रॉनिक बीमारी ठीक करें। फिर आता है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, जो आपको किसका पेशेंट ठीक कर रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, ये क्या है, अगर ऐसा है तो कैसे ठीक करेंगे। और आपको बता दें, आज हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास ना क्यूट आता है ना क्रॉनिक आता है, उसके पास आर्टिफिशियल क्रॉनिक आ रहा है आजकल। मतलब थायराइड का वो इलाज करा के आपके पास पहुंचा, ब्लड प्रेशर की गोली लेके पहुंच रहा है आपके पास, पीसीओडी की दवाई खा के हार्मोन से पीसीओडी के प्राइमरी सिम्टम को सप्रेस करके आपके पास आ रहा है। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अब हाउ वी हैंडल दिस टाइप ऑफ डिजीजेस, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। मास्टर कहते हैं ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ये अगर आपने ऐसा इलाज करा लिया 2 4 10 साल, फिर आपको कहीं किसी पैथी में आपका इलाज पॉसिबल नहीं है। आपको केवल पैलिएटिव और सिम्टोमेटिक से ठीक किया जा सकता है। ये मास्टर के वर्ड्स है। अगर आपको देखना है तो 41 एफर्जम में जाके झांक के देख सकते हैं क्या बोला उधर। 41 में क्लियरली बोलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि 90% हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आएंगे। तो चलिए आपको ये छोटा सा एफोरिज्म्स का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं, दिखाते कि आपको डराते हैं। चलिए एक बार आप देख लो। आप लोग लग रहा हो कि ये सारी बातें हवा में हो रही हैं, आपको दिखाते हैं। शॉक्ड हो जाएंगे सर ये देख के। मास्टर हनीमैन ने कहा कि ये बेहतर है आप क्या करो, इस तरह की क्रॉनिक बीमारियां जिसका आपके पास इलाज नहीं है उसको छोड़ दो। जिसका नेचुरल ट्रीटमेंट आपके पास नहीं है उसका इलाज मत करो, आप उसे छोड़ दो। वो नेचुरल प्रोसेस में ना आपको उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा जितना कॉम्प्लिकेशन आपको मिल जाएगा उसका अननेचुरल इलाज करके। ऐसा करके आप क्या करोगे, आप उस एक बीमारी को जो अपने आप ठीक हो जाती या वो आपको उतना परेशान ना करती, उस एक बीमारी को आपने अपने इलाज से दो कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया। देखो आप उनकी पहली लाइन देखना, आप लोग इस पहली लाइन को देख के आपको समझ आएगा। पहली लाइन है स्टार्टिंग, ये क्या बोलते हैं, मच मोर फ्रीक्वेंट देन नेचुरल डिजीजेस, कॉम्प्लिकेटिंग या एसोसिएटिंग
with and complicating one another in same body are the morbid complication resulting from the art of ordinary practitioner, which the inappropriate medical treatment, ब्रैकेट में क्या बोला, the allopathy, is apt to produce by long continued employment of the unsuitable drugs। कहते हैं कि मच मोर फ्रीक्वेंट, कह रहे हैं कि भाई मच मोर का मतलब जो से ज्यादा जल्दी आप कॉम्प्लिकेशन दे दोगे अगर आपने क्या किया, नेचुरल बीमारी का इलाज किया इन एप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं था, यही आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों। सिंपल, द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज एप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। ये इनएप्रोप्रिएट है, और अगर करेंगे तो क्या होगा देखो, टू द नेचुरल, हम डॉक्टर्स है ना, हमारे पास पेशेंट अपनी बीमारी लेके आएगा, तो मास्टर कहते हैं टू द नेचुरल डिजीजेस, वो जो नेचुरल बीमारी थी जिसको लेके पेशेंट आपके पास आया आपकी क्लिनिक पे, और उस नेचुरल बीमारी लेके आपके पास पेशेंट आता है तो पर्पस क्या था, आपका पर्पस था कि उस बीमारी को ठीक करो, जैसे एफर्जमन में कहा गया है। क्या कहा गया, द हाईएस्ट आइडियल, क्या कहा गया, हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक, ये कहा गया हमें। लेकिन हमने क्या किया, बाय द कांस्टेंट रिपीटिशन ऑफ द अनसुटेबल मेडिसिनल एजेंट, अ न्यू ऑफन वेरी टीडियस, एक नई और बहुत ही खतरनाक morbid complication condition, morbid condition corresponding to the nature of this agent। वो जो आपने दवाई दी ना, उस दवाई से आपने एक नया morbid complication तैयार किया जो बहुत ही खतरनाक था। सोचो, आपके पास पेशेंट ठीक होने आया, आपका आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऐसा था कि वो एक और बीमारी लेके चला गया, और वो जो कॉम्प्लिकेशन है ग्रेजुअली कोलैज विथ एंड कॉम्प्लिकेटेड द क्रॉनिक मैलेडी। ब्रैकेट में देखो, पसीने छूट जाएंगे आपके। कहते हैं अगर आपने ऐसा किया, अब दोबारा वो पेशेंट, अगर आप एंटीबायोटिक लेके आ रहे हो, अगर आपने लंबे समय तक स्टीरॉयड ले लिया, हार्मोन्स ले लिए, कीमो हो गया, रेडियो हो गया, क्योंकि नेचुरल बीमारी को ठीक करने की एलोपैथी बनी है भाई, आप तो आर्टिफिशियल लेके आ रहे हो, कहां से ठीक करेंगे हम। तो कहते हैं which they were unable to cure by the similarity of action, that is homeopathically, जो अब कभी ठीक नहीं होगा। क्यों, कि हमने चेंज कर दिया उसे, adding to the old disease a new dissimilar artificial malady of chronic nature, and thus give the patient a double in place of a single disease। ये आपका आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बताइए जरा आप। वी आर डॉक्टर्स, वी here to ideal cure ना, क्या बोलता है हमारा एफर्जम टू, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। हुआ क्या, रिमूविंग एंड एनिहिलेटिंग द डिजीज इन द होल एक्सटेंट इन द मोस्ट शॉर्टेस्ट, मोस्ट हार्मलेस वे, मोस्ट रिलायबल और इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। ये किया आपने, ये आपका आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कहते रेंडर हिम मच वर्स and more difficult to cure, often quite incurable। सोचो सर, वी ऑल आर प्रैक्टिशनर हियर, सोचो सर, हम ये करने के लिए बैठे हैं क्या। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है आज का, आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपका प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट का भविष्य तय करता है, और वो पेशेंट भले ही हमारे लिए 1,000 की फीस हो, लेकिन वो किसी की मां होती है, वो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बेटी होती है। तो हमारा कंसाइंस इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आपको पेशेंट समझना पड़ेगा। आपको मास्टर हनीमैन ने होम्योपैथी में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आर्टिफिशियल डिजीज को कैसे ठीक करेंगे दिया है। कहते हैं पहले कॉम्प्लिकेशन कम करते जाना है, लोकल मेलेडी देनी है, वन साइडेड प्रोसीजर अपनाना है, फिर आता है स्यूडो क्रॉनिक डिजीज। अब इसको कैसे समझेंगे और इस पे आपका प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा, इसको मास्टर ने 77 एफर्ज में बोला कि आप जाओ समझो पहले सीडो क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, इसमें दवाई नहीं चाहिए होता है। हम सीडो क्रॉनिक समझते नहीं है, उसे बीमारी समझ के उसका इलाज करते हैं और पेशेंट को आर्टिफिशियल क्रॉनिक में चेंज कर देते हैं। ये आज का ट्रेंड है। तो ये फिर आता है वन साइडेड मेंटल डिजीजेस,
ये सबको ठीक करने का इंटरमीडिएट डिजीजेस। अब इंटरमीडिएट डिजीजेस है, अब वो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए उसमें, कैसे प्रिस्क्राइब करें इंटरमीडिएट को। अब इंटरमीडिएट के टाइप क्या होते हैं, इंटरमीडिएट के दो टाइप होते हैं। एक जिसमें जो पैरेग्जिम आ रहा है वो फिक्स है, फिक्स पैरेग्जिम। अब उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसका क्या तरीका है। एक में पैरेग्जिम फिक्स ही नहीं है, कब आएगा पता नहीं है, टाइम का कुछ खबर नहीं है, अभी अभी सही है, कल को झटका आ गया। ये होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब खाली फीवर नहीं होता है भाई और बहनों। हम खाली इंटरमीडिएट मतलब फीवर समझ के वही दवाई इंटरमीडिएट कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे मुझे एक केस याद है, वन ऑफ माई सीनियर मैम, उन्होंने मुझे फोन किया, कहा डॉक्टर गौरी, उनकी कोई उनकी भाभी जी थी, उनको रोज 2 बजे, 3 3 बजे उनकी नींद टूट जाती थी। और 3 बजे नींद टूटने के बाद वो रात भर नहीं सोती थी। उठती थी, एक कमरे में जाती थी, वहां खड़ी हो जाती थी, उसके बाद वहां से आती थी, अपने बेड पे सोती नहीं थी। उनका ये शेड्यूल था, उठती थी 3 बजे, एक कमरे में जाती थी, फिर वो रात भर नहीं सोती थी। हमने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने बोला कि इससे पहले उनके पिताजी थे, उनके पिताजी बीमार रहते थे, उनकी बीमारी में वो 3 बजे जग के उनको देखती थी। अब उनसे बहुत अटैच थी, अब पिताजी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका ये एपिसोड बना हुआ है। आप बताओ जरा, मास्टर हनीमैन ने किस एफोरिज्म में इस तरह की बीमारी को ब्रेक करने की दवाई बताई है। मास्टर हनीमैन ऑर्गन में दवाइयां नहीं बताई, लेकिन जहां बताई रामबाण बताई। तो जब भी, ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है बताइए, इसे कौन सी बीमारी कहेंगे आप लोग। यही है इंटरमिटेंट पैरेक्सिमल। चाहे कुछ भी हो सकता है वो, उनका जगना हो सकता है, कन्वर्जन, रिपोर्टरी में जाओगे ना, पैरेक्सिमल डालोगे ना जर्नल्स में, तमाम रूब्रिक्स हैं, रिपीटेड, पैरेक्सिमल, इंटरमिटेंट। अब इसमें आपका प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए और कैसे करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फीवर ही है, तो जानते हो इंटरमिटेंट फीवर बाकी मेडिकल साइंस के लिए ना नाइटमेयर है। वो बुखार जो बहुत आ रहा है उसको बोलते हैं फीवर ऑफ अननोन पैरेक्सिया, पैरेक्सिया ऑफ पीओसी बोलते हैं, पैरेक्सिया ऑफ अननोन कॉज। हमारे यहाँ भैया सिम्टम में ही कारण है, कारण है तो सिम्टम है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, भैया आपको समझना हो। तो उसको ठीक करने के लिए अगर सिंगल एपिसोड फिक्स पैरेक्सिम है, मास्टर ने कहा चाइना, चाइना सिनकोना बोला, हाई पोटेंसी में देने का एक डोज। हमने जब उस महिला को दिया, विश्वास नहीं करेंगे, उसके अगले दिन से उसको आना बंद हो गया। ऐसे तमाम सिम्टम्स हैं हमारे यहाँ। हम अपने घर की बात बताते हैं, हमारी मामी थी, वो जब भी अचार बनाते थे उनका अचार खराब हो जाता था। तो वो जो थॉट प्रोसेस था उनके मन में, पोलराइज हो गई थी, एक फॉल्स बिलीफ था, एक फॉल्स परसेप्शन था, पोलराइजेशन था। द ओनली रेमेडी दैट डीपोलराइज योर परसेप्शन इज सीपीएम। ये कोई थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हो ना आप, आपका मान्यता को डिपोलराइज कर देता है। अब मस्त अचार बनाती हूँ, तो हमारी दवाई में ऐसे है, ये इंटरमीडिएट, अगर मल्टीपल फेज हो गया, मल्टीपल फेज कई बार आ रहा है, उसके लिए भी दवाई है, हिपर सल्फ एंड मरकरी, और वो ऑर्गेनल में लिखा है, एक एक चीज लिखी हुई है। तो अगर आपको सच में अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है, अगर सच में आपको आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन समझना है ना, तो ऑर्गेनन समझना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑर्गेनन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेशेंट है क्या, हु इज अ पेशेंट, अगर इसको समझेंगे आप, तो पेशेंट क्या है समझिए। बुखार का पेशेंट नहीं, डायरिया का पेशेंट नहीं, ये कॉन्सेप्ट होम्योपैथी में नहीं है। पेशेंट क्या है, पेशेंट इज व्हाट, अ विक्टिम ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंट। ये पेशेंट का एक्चुअल डेफिनेशन। पेशेंट क्या है, विक्टिम है,
या तो प्रिस्क्रिप्शन में ये बेस है, या आपको बनाना पड़ेगा, या आपका कॉन्सेप्ट ऐसे जाना पड़ेगा मरीज को लेके कि मरीज क्या है, एक विक्टिम है एडवर्स इन्वायरमेंट का। वो जो इन्वायरमेंट, भाई हम कहीं ना कहीं, हम तो हिमालय पे नहीं ना रहेंगे मधु जी, कि कोई आसपास है नहीं। हम जहां रहेंगे हमारे पास एक माहौल रहेगा, हमारे पास एक इन्वायरमेंट होगा, उस इन्वायरमेंट में हम रहेंगे और इस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। अगर वो हमारे हिसाब से एडवर्स हुआ तो वो हमारे लिए एलिमेंट बनेगा, वो हमारे लिए एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज बनेगा, और वो फंडामेंटल कॉज सिम्टम देगा। वो सिम्टम बताएगा कि देखो ये इन्वायरमेंट रिवर्स है, तो आपको सिम्टम से उस इन्वायरमेंट तक पहुंचना है। वंस यू रीच दैट इन्वायरमेंट, आप उधर पकड़ोगे उधर ठीक हो जाएगा मामला। तो पेशेंट इज अ फेलो ह्यूमन बीइंग, क्या, इन नीड ऑफ हेल्प। वो मदद के लिए होता है। हम मरीज से अपना मदद नहीं निकालना है, आपको मरीज की मदद करनी है। ही इज वन हु, देखो ध्यान से समझना उसकी साइकोलॉजी। वंस यू अंडरस्टैंड द पेशेंट साइकोलॉजी, देन योर आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बिकम वेरी वेरी एफिशिएंट। तो पेशेंट के मन में क्या चल रहा होता है, मान लीजिए हम और आप कभी ना कभी मरीज रहे होंगे, कभी कोई बीमारी हुई है ना हमको, तो उस समय हमारे मन में क्या चलता है, वही लिखा हमने। क्या लिखा, ही इज वन हु इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ वर्किंग एफिशिएंटली। अरे यार, अब काम नहीं चल रहा है, ये दर्द परेशान कर रहा है, चलो चलते हैं अब। हु हैज लॉस्ट बैलेंस बिटवीन हिज रीजन, रिएक्शन एंड इन्वायरमेंट। वो जो एडवर्स इन्वायरमेंट था ना, उसमें अब वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है। पहले तो खुद से कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की, नहीं हो पा रहा है। Who has lost ease and comfort, and who has lost equilibrium of functions, then he need help। ये मरीज होता है, ये असली, ये मरीज का, वो पेशेंट का डेफिनेशन वो वाला भूल जाइए, ये थ्री इडियट वाला डेफिनेशन है। मशीन इज, वो जो काम आसान कर दे, ये डेफिनेशन आपका होना चाहिए, जिसका सेंस हो। पेशेंट ये होता है, और इस थॉट प्रोसेस से वो आपके पास आता है। तो अब प्रिस्क्राइब करना है आपको, आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, तो कैसा होना चाहिए, द फाउंडेशन ऑफ द केस टेकिंग इज, या फिर उसे आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कह दो। ये क्या होता है, एक तरह से जो आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए। वो क्या है, ये देखो, हमारा ये तरीका है। वो जो एडवर्स इन्वायरमेंट था, वो जो प्रिस्क्रिप्शन का बेस हमारा क्या होता है, कॉज होता है ना, सुना होगा। एफोर्जन 5, एफोर्जन का क्या, एफोर्जन 5 में कहा गया कि बीमारी दो तरह की होगी, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट बीमारी को ठीक करना है तो कहाँ जाना है, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज पे जाना है। और क्रॉनिक को ठीक करना है तो कहाँ जाना है, फंडामेंटल कॉज पे जाना है। फंडामेंटल कॉज क्या है, विल, मोरल, इंटेलेक्ट, सोशल, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, सेक्सुअल बिहेवियर, ऑक्यूपेशन। इधर जाके आपको समझना है। तो जब भी आप प्रिस्क्राइब करो पेशेंट को, ऊपर नहीं देखना है। ऊपर जो पेड़ दिख रहा है आपको, अगर जड़ें काट दें तो पेड़ हरा भरा दिखेगा, तो किधर जाने का, रूट कॉज पे जाने। ये जितने एफोरिज्म लिखे हैं मैंने, ये सारे एफोरिज्म पेशेंट की बीमारी के कारण होते हैं। इसकी एक लिस्ट है, इस एफोरिज्म की एक लिस्ट है। लगभग 25 चीजें हैं जो हर केस टेकिंग में फाउंडेशन, हर मियाज्म का फाउंडेशन बनाता है। 25 चीजें हैं जो मियाज्म के ट्रांसफॉर्मेशन में कॉज पे जाना है। ये भी आपके आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट है, कि आप फाउंडेशन पे जाएं, पेशेंट के फाउंडेशन को समझें। ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरे ऑर्गेनन से वो 22-25 चीजें एक साथ रख दिए आपके लिए। जी ज्यादा जरूरी है। अभी जैसा मंजू जी ने कहा कि बुखार नहीं ठीक करना है इंट्रोडक्शन में, इरप्शन नहीं ठीक करना है आपको, आपको बुखार और इरप्शन का जड़ पे जाना है। तो रूट कॉज, रूट कॉज, रूट कॉज कहते हैं, भाई रूट कॉज है क्या, कहीं रिटर्न है। अगर आपसे पूछे हम कि बताइए होम्योपैथी में रूट कॉज आप ठीक करना चाहते हो, रूट कॉज है क्या, किधर रूट कॉज है, बताइए कहां रूट कॉज है, कैसे जाओगे आप। मियाजम ठीक करना है, मियाजम ठीक, मियाजम मिलेगा कहां, मियाजम सोरा तो आएगा नहीं ना, मैडम हेलो आई एम सोरा प्लीज कम एंड क्योर मी। सोरा आपको असरटेन करना पड़ेगा, साइकोसिस आपको असरटेन करनी पड़ेगी।
सिफिलिस आपको समझना पड़ेगा कि ये सोरा सिफिलिस साइकोसिस बेसिकली है क्या। तो बताते हैं कि वो सोरा साइकोसिस और सिफिलिस है क्या, वो कॉज कहाँ है, मिलेगा कहाँ, आखिर कौन सा वो फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन पे सोरा कहता है हेलो आई एम कमिंग विद एरप्शन। वो कौन सा फाउंडेशन है जो कहता है हेलो मैं आ गया वेनेरल डिजीज। एक बोलेगा हेलो मैं आ गया गुनोरियल डिजीज। तो वो फाउंडेशन क्या है, वो फर्टाइल लैंड कहाँ है जिसने मियाजम को जन्म दिया। ये प्रिस्क्रिप्शन में आपको समझना है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक ही जगह उन सारी चीजों को अलग अलग एफर्ट्स में कट करके डाल दिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आपको सिंपल क्या जानना है भैया, आपको सिंपल रूट कॉज पे जाना है। आपको ये जानना है कि वो कौन सा कॉज है जिसने बीमारी कॉज करी। एक एफोरिज्म है, एफोरिज्म 80। उस एफोरिज्म में मास्टर ने कहा कि जितने भी मियाजम है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मियाजम होता है, उसके लिए कुछ कॉज जरूरी है। देखिए लिखा है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको एक साथ। जो फाउंडेशन है याद करिए, वो पिक्चर आप लोगों को याद है ना, वो जो पिक्चर है यहाँ से, जो पिक्चर हमने दिखाई आप लोगों को। अब ये क्या है, मास्टर ने जो मेरा पांचवा एफोरिज्म, फुटनोट 5, फुटनोट 78, एफोरिज्म 189, फुटनोट 1 to 1, इसमें आखिर लिखा क्या है। और यही आपको जब भी किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करो, जैसे टॉपिक हमारा आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, तो आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज फोकसिंग ऑन द रूट कॉज ऑफ डिजीज, नॉट जस्ट द सिंपल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। राइट। तो देखिए यहां पे मैंने सब लिख रखा है, ये देखिए। सबसे पहला, द क्लाइमेट एंड द पिक्यूलियर फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ अ डॉग। वो जो माहौल, वो जो इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, वो इन्वायरमेंट पहला कारण होता है किसी भी मियाजम के इवोल्यूशन का, रूट कॉज होता है। फिर ट्रेनिंग, क्या सम टाइम ऑन द ग्रेट वेराइटी इन द फिजिकल, एंड देखो ऊपर वाला लाइन पढ़ देते हैं, सम ऑफ दीज कॉज या सर्कमस्टांसेस दैट एक्सरसाइज, ये बोला ये जो मास्टर के लाइन है, ये जो कॉज है, दैट कॉज, फुटनोट 78 में कहा, exercise a modifying influence on the transformation of sora into chronic diseases। ये बीमारी को ट्रांसफॉर्म करती है, ये फैक्टर्स, वो फैक्टर्स आपके सामने है। इसको अगर छोटे से फॉर्म में देखा जाए, देखा ना, सम टाइम द ग्रेट वेराइटी इन द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग ऑफ द, ये जो हम फिजिकल मेंटल ट्रेनिंग दे रहे हैं ना हम लोग, ये जो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो 3 पार्ट में हमें बीमारी देता है। या तो वो नॉलेज जो एसेंशियल है वो नेग्लेक्टेड हो गया तो बीमारी आएगी, या तो वो नॉलेज जो है वो डिलेड है या एक्सिस में दे दिया। ये सारी चीजें आपको समझना है। अब्यूज इन द बिजनेस और कंडीशन ऑफ लाइफ, ये मास्टर के लाइन, द रीजन बिहाइंड द क्रॉनिक डिजीजेस इज व्हाट, आपका अब्यूज हुआ, या तो बिजनेस में जहां आप काम कर रहे हो वहां पे आपका अब्यूज हुआ, या तो आपके सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, एज अ फादर आपका अब्यूज हुआ, एज अ हस्बैंड आपका अब्यूज हुआ, एज अ फ्रेंड आपका अब्यूज हुआ। नहीं मेरा दोस्त यार बड़ा, उसने मेरे अब्यूज हो गया उसका, यार नुकसान हो गया मेरा उसके साथ। फिर बोला अ मैटर ऑफ डाइट एंड रेजिमेंट, पैशन, मैनर, हैबिट, कस्टम ऑफ वेरियस काइंड, विल, मोरल, इंटेलेक्ट, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप, सेक्सुअल फंक्शंस, वार्निंग, ड्रीम्स, ये जितनी चीजें हैं, इनअप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, इनग्रैटिट्यूड, इसको अगर एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाएं, तो सभा जी ने बहुत अच्छा पिक्चर बनाया था आज मेरे क्लास में, वो मैं शो करता हूं आपको, देखिए। दिखा आपको, ये सारे के सारे फैक्टर वो हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, जो हमारे बेस हैं, जो कॉज है। इन्वायरमेंट सबसे पहले लिखा है ना, देखिए ऊपर, इन्वायरमेंट, डाइट एंड रेजिमेंट, सेक्सुअल फंक्शंस। आज देखो ना, आपको बता दें, 40 से 50 साल के लोगों को देख रहे हैं अगर आप एज ए पेशेंट, तो उस दौरान आप इस एक सिम्टम को बहुत इंपॉर्टेंटली पूछना है। ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग डिलेड, नेग्लेक्टेड, अब्यूज इन बिजनेस और लाइफ, एज, पैशन, ऑक्यूपेशन, हैबिट, मैनर,
मोरल्स एंड मैनर, रूब्रिक पढ़ा है, मोरल वांट ऑफ, custom, warning dream, will, mode of living, refined malice, superstitiousness, solemn fancy, cruelty, inappropriate treatment, ingratitude, ये सब क्या है? ये रूट कॉज है, ये कारण है आपके बीमारी का। यहां से आपका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और देखिए, तो ये रूट कॉज समझ में आया आपको कि अगर हमें पेशेंट को देखना है तो हमें कहां जाना है? पहले उसके रूट कॉज पे जाना है, उस प्रिस्क्रिप्शन को समझना है। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्रॉपर तरीके से उस केस को समझना पड़ेगा। करेगा यहाँ पे क्या लिखा है? केस टेकिंग या आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये वर्ड है 82 एफर जो मैं बोला कि ये जो केस टेकिंग है, ये जो आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, इज नॉट इंपॉर्टेंट ओनली, इट इज इंडिस्पेंसिबल। हिंदी में कहते हैं अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है आपको अपना आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई करना। कैसे करेंगे आप? याद है सनी देओल, बट हाउ? कहता सनी देओल, क्यों क्यों क्यों, सुना ना ऐसा बोलता सनी देओल फिल्मों में। तो यहाँ आपको क्यों आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है? वाई? बिकॉज देखना, आप जितने अच्छे से पेशेंट को समझोगे, मास्टर एलिमेंट कहते हैं कि बीमारी क्या है, अगर आप जाओ समझो, यहां पे समझो, यहां पे एक और एफोरिज्म्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि बीमारी बेसिकली है क्या। कहा बीमारी एक मॉर्बिड अफेक्शन है। कहा इट इज मॉर्बिडली, क्यों समझना है आपको? इट इज मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन दैट प्रोड्यूस डिजीजेस, so that the morbid phenomena, mind and body, perceptible at the same time and express their internal change। पहली लाइन आपको समझ में आई कि बीमारी क्या है? मॉर्बिड फिनोमिना है, और मॉर्बिड फिनोमिना ने आपकी बॉडी पे जो असर डाला, उसी वक्त आपकी बॉडी में सिम्टम्स आए। दैट मीन जो सिम्टम है वो मॉर्बिड फिनोमिना की वजह से आया। तो आपको समझना है मॉर्बिड फिनोमिना, और मॉर्बिड फिनोमिना समझ जाएंगे, और समझने के बाद वो जो केस टेकिंग है, वो जो मैनिफेस्टेशन मॉर्बिड फिनोमिना का जो बाहर दिख रहा है, आपने उसको जैसे ठीक किया वैसे बीमारी ठीक हो गई। देखो नीचे लिखा है कंसिक्वेंटली दिस डिसअपियरेंस, ये लाइन देखिएगा, कंसिक्वेंटली ये बोला जो डिसअपियरेंस है अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ द मॉर्बिड फिनोमिना and all the morbid alteration that differ from the healthy alteration certainly affect necessarily imply the restoration of the integrity of the vital force, therefore the recovered health of the whole organism। इसका मतलब मैं समझा, यहां पे एक और एफोरिज्म मैं कोट करता हूं। सिंपल मास्टर कहते हैं कि अगर आपने सिम्टम को समझा, अब आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सिम्टम को समझना और सिम्टम को समझ के उसको ठीक करना। तो अगर सिम्टम आया कैसे? रूट कॉज की वजह से सिम्टम आया। अब सिम्टम आ गया है तो बीमारी है, और सिम्टम चला जाएगा तो क्यूर है। मतलब कि आपको सिम्टम को समझने के लिए, उसके रूट को समझने के लिए आपको उसके अरेंजमेंट को समझना पड़ेगा, और जब तक आप अरेंजमेंट नहीं समझोगे तब तक आपका प्रिस्क्रिप्शन जस्टिफाइड नहीं। ठीक क्या करना है, कैसे करना है? तो देखिएगा, एक और एफोरिज्म मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मास्टर हनीमैन ने उस एफोरिज्म में कहा कि बीमारी बेसिकली है क्या, जो हम और आप समझ रहे हैं वो बीमारी नहीं। कहते हैं, देखिए, डिजीज का एक और एंगल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखो, कहते हैं नेचुरल डिजीजेस। देखो, प्रिस्क्रिप्शन करना है वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट प्रिस्क्रिप्शन को समझना है, क्या कर रहे हैं, डिजीज समझनी है। कहते हैं द नेचुरल डिजीजेस is never be considered as a noxious material situated
समवेयर विद इन द इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द मैन। कहते हैं ये जो तुम बीमारी ठीक करने की कोशिश कर रहा हो ना, ये बीमारी कोई मटीरियल चीज नहीं है, होम्योपैथी की बात हो रही, बट एज वन, वो बीमारी क्या है, एज वन बाय एन एनिमिकल स्पिरिट लाइक मॉर्बिड फिनोमिना। वो क्या है, एक मॉर्बिड फिनोमिना है जो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर चल रहा है। मैनर का कोई मटेरियल वजूद है मैडम, मोरल्स का कोई मटेरियल वजूद है, इंटेलेक्ट का है 100 ग्राम इंटेलेक्ट मेरे में है, आपके में 50 ग्राम है, ऐसा कुछ है? वो दिखेगा नहीं। ये क्या है, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट डिस्टर्ब द वाइटल फोर्स। बोला ना, ये जो लाइन है, वाइटल फोर्स को देखो कितना बढ़िया लाइन से मास्टर ने कहा है। कहा है क्या है वाइटल फोर्स, क्या है, कहते हैं क्या है, इंस्टिंक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिट लाइक कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। इतना बड़ा वाइटल फोर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। फिर कहते हैं इट इज, ये नेचुरल बीमारी क्या है, एन एविल स्पिरिट। ध्यान देना, समझना इस बात को होम्योपैथी में, ये समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि बीमारी है क्या, केस टेकिंग में करना क्या है, किधर ज्यादा फोकस करना है। कहते हैं इट इज एन एविल स्पिरिट एंड कंपेलिंग टू प्रोड्यूस द सर्टेन एलिमेंट। ये डिजीज एक एविल स्पिरिट है, विल, मोरल, इंटेलेक्ट, उधर जो बोला हमने 21 जो आपको एक्सपर्ट दिखाए वो एविल स्पिरिट था। उस एविल स्पिरिट ने कंपेल किया आपकी बॉडी को कि चलो टाइफॉइड कर दो, चलो फीवर कर दो, चलो पीसीओडी कर दो, चलो थायराइड कर दो। वो एविल स्पिरिट था। सो दैट्स वाई, अगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो नेचुरल डिजीज क्या है, द नेचुरल डिजीज इज एन एविल spirit, and that evil spirit, natural disease, compelling it to produce certain ailment and discover and disorder certain ailments and disorder in the regular course of life. ये हमारी बीमारी है, और हमारा प्रिस्क्रिप्शन के पीछे ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, अब ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा एक्सटर्नल सिम्टम के थ्रू, और उस सिम्टम को कैसे हटाएंगे ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो बोला कि बीमारी क्या है, बोला बीमारी क्या है, डिजीज जैसे ही हमारे अंदर एविल स्पिरिट आता है, एट द सेम टाइम, उसी समय उसी वक्त उस एविल स्पिरिट को बाहर एक्सटर्नली सिम्टम के फॉर्म में मैनिफेस्ट किया जाता है। एट द सेम टाइम, ये लाइन देखिए, सो आवर सेंसेस, ये लाइन देखिएगा, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर दूं जिससे आपको दिखेगा। अब मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या लिखा है, इट इज मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन, इट्स an evil spirit that produce diseases, so that the morbid phenomena, ये जो morbid phenomena, वो जो evil spirit इसको perceptible, जिसको परसीव किया हमने, perceptible to our senses, जैसे हमारे सेंसेस ने परसीव किया, हमें गुस्सा आया, हम डिसअपॉइंटमेंट हुए, हम ह्यूमिलिएट हुए, एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल इंटरनल चेंजेस, सारे के सारे इंटरनल चेंजेस को एक्सप्रेस कर दिया गया उसी वक्त। दैट इज टू से द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट, उसी वक्त सारी बीमारी बता दी गई। कहा द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट, इन अ वर्ड, एक शब्द में कहा जाए, दे रिवील वाइटल फोर्स, वो इंटरनल स्पिरिट, दे रिवील द होल डिजीजेस। बस हमें क्या करना है, हमें एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन बनना है। कहते हैं 14वें एफोरिज्म में, आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, देखिए कितना बेहतरीन ये लाइन बोली गई है। कहा गया, इन द इंटीरियर ऑफ मैन नथिंग मॉर्बिड दैट इज क्यूरेबल, नो invisible morbid alteration that is curable, which does not make itself known to the accurately observing physician by the means of sign and symptom। कहा गया है वो जो अंदर हुआ अल्टरेशन, उसमें कुछ, अगर वो उसमें कुछ भी ऐसा है जो सूदिंग नहीं है बॉडी के लिए,
जो ठीक होने लायक है वो सब कुछ बाहर दिखाया जाएगा। बाहर देखने के लिए आपके अंदर एक और क्वालिटी होनी चाहिए। क्या बोला क्वालिटी में? कहा ना कि डॉक्टर फिजिशियन में अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर है, उसके साथ साथ कैसा होना चाहिए? एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन होना चाहिए। अब एक केस मैं आपको दिखाऊंगा, आप एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना, आपके ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा। हम हम जब केस टेकिंग पढ़ाते हैं लोगों को, तो केस टेकिंग में हम केस टेकिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बेसिक केस टेकिंग, जिसमें हम आपको बेसिक नॉलेज देते हैं एफोरिज्म वाइज। एक होता है एक्सपर्ट केस टेकिंग। एक्सपर्ट केस टेकिंग का मतलब क्या होता है? आपको डिजीज वाइज हम अप्रोच बताएंगे। वो जो आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है ना, उसका डिजीज वाइज वन साइडेड में कैसे करना, सोरिक को कैसे देखना, सेकोटिक को कैसे देखना, सिफिलिटिक को कैसे देखना, फीमेल को कैसे देखना, एक्सटर्नल डिजीज है, लोकल मेलेडी है, एक वो पार्ट होता है। और तीसरा जो हमारा केस टेकिंग जो हम सिखाते हैं हम लोगों को, वो होता है एडवांस केस टेकिंग। सॉरी, सीक्वेंस चेंज हो गया। बेसिक केस टेकिंग, उसके बाद होता है एडवांस केस टेकिंग, जिसमें हम डिजीज वाइज देते हैं। और तीसरा होता है एक्सपर्ट केस टेकिंग, जो मैं सिखाता हूं लोगों को। उसमें हम क्या करते हैं? बिना कुछ पूछे सिंपल ऑब्जर्वेशन से आपको रेमेडी बता देते हैं। आप बस पेशेंट को ऑब्जर्व करो। एक एक कहानी बड़ा फेमस है, आप लोगों को याद हो, कैंट साहब की एक स्टूडेंट हुआ करते जेम्स टाइलर कैंट, वो लेडी, ऐसा बताया जाता था, शायद मैं गलत हूं, बट ये कहानी मुझे सुनाया गया, मुझे याद है। वो एक कमरे से पेशेंट आता था, पेशेंट के सामने बैठता था, वो दवाई लिखती थी, पेशेंट दवाई लेता था, चला जाता था, ठीक हो जाता था, पूछती ही नहीं थी। कैसे? सिंपल ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक पूरा का पूरा सेशन है हमारा, उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट केस टेकिंग, एक्सपर्ट आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बेसिक आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एडवांस आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सपर्ट आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मेरे पास पेशेंट आया, पूरी हिस्ट्री ले ली हमने। क्या डॉक्टर साहब, यहां दर्द है, यहां एक जगह उंगली दिखा रहा है। वो रूब्रिक क्या है? पेन इन स्पॉट सर्वाइकल। ये वन साइडेड डिजीज का एक तरीका है, ये ऑब्जर्वेशन है। एक पेशेंट आता है, उसका यहां से लेटरल हाफ आईब्रो है ही नहीं, पूरा बाल वाल सब है, आंख का आईब्रो गायब है आधा से। ये ऑब्जर्वेशन है। इतने रूब्रिक ऑब्जर्वेशन के पड़े हुए हैं, उन सारे रूब्रिक को एक जगह रख के हम ये क्लास देने वाले हैं। एक जगह सारे रूब्रिक ऑब्जर्वेशन के, चाहे वो मेंटल सिम्टम पे भी ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो, फिजिकल सिम्टम पे भी देख सकते हो। भाई, कोलोसिल का प्रिस्क्रिप्शन ऑब्जर्वेशन पे कैसे होगा? बेंडिंग डबल। पूछना है क्या? हेलो, टंग दिखाओ, इनडिस्पोजिशन, पूछना है क्या उसमें? प्रिस्क्राइब करिए, पेट में आराम मिलेगा उसको। ऑब्जर्वेशन, एक केस दिखाऊंगा मैं आपको, सिंपल ऑब्जर्वेशन पे प्रिस्क्रिप्शन है। और ऑब्जर्वेशन को भी बहुत अच्छे से समझना आप, ये आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस लाइन को समझिएगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है सर मैम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिखाया नहीं जाएगा। देखिए, कुछ भी ऐसा, बस आपको क्या करना पड़ेगा? एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन बनना पड़ेगा। और जानते हो सिस्टम सो सिम्टम का जो अरेंजमेंट है ना, इतना साइंटिफिक और इतना एविडेंट होता है। वो लाइकोपोडियम ना अपने आप को बहुत साइंटिफिकली मैनिफेस्ट करता है, बट हम उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टेशन है हम नहीं बनाते हैं। वो कौन बनाता है? देखो, मास्टर ने कहा, वो जो सिम्टम का जो अरेंजमेंट था, जिसके लिए आपको एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन बनना था, वो सिम्टम का अरेंजमेंट कैसा होता है? एन अरेंजमेंट इन अ परफेक्ट कंफर्मिटी। दवाई लिख के लाता है यहाँ पे यार, डॉक्टर साहब एम्बराइटा दे दो, वो परफेक्ट होता है। और किसकी वजह से होता है? विद द इनफाइनाइट गुडनेस ऑफ ऑल वाइज प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इनफाइनाइट गुडनेस है भगवान की।
ये प्रकृति का इनफाइनाइट गुडनेस है, वो सिस्टमेटिक। अब ये बताओ, आपके अंदर अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया जाएगा तो एड्स का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा क्या? वो तो गुडनेस है ना, ये तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ना। तो ये इतना बेहतरीन है, आपको बस उस अरेंजमेंट को समझने की जरूरत है। अच्छा सर, 5 मिनट लेफ्ट। ओके, देखो भाई ये बहुत है अभी, तो हम लोग देखिए इसके बाद वो अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि मास्टर अनिल कहते हैं कि क्योर कब होगा, जब आप सिम्टम को एक सीक्वेंस में, ये आर्ट प्रिस्क्रिप्शन पे पॉइंट है, क्या लिखा, देखना ध्यान से, लिखा है कि द रिमूवल ऑफ द होल सिम्टम ऑफ द डिजीज ऑफ द इंटरनल अल्टरेशन वाइटल फोर्स। देखिए क्योर कब होगा, जब आप सिम्टम को समझेंगे और जब सिम्टम को हटाएंगे उसी वक्त बीमारी हट जाएगी, यही है। नाउ एज इन क्योर इफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द होल परसेप्टिबल साइन सिम्टम। तो क्योर को कैसे हटाना है, एक ऑर्डर में हटाना है, वो ऑर्डर क्या है ये प्रिस्क्रिप्शन में समझना है आपको। इसीलिए एक हमारे यहाँ दिया सी सेट इफेक्टर सी सेट कॉजा, ये देखिए ऊपर लिखा होगा कहीं, दिख रहा है आपको, हमारे स्क्रीन के ऊपर देखो लिखा है, ये होम्योपैथी का मूल मंत्र है, सी सेट इफेक्टस सी सेट कॉजा, दिख रहा होगा। यही करना है, अब इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से करना है और वो ऑर्डर आपको समझना है। तो चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, 5 मिनट का टाइम है, हम कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। सो बेसिकली अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, इसमें है पूछा है यहाँ पे, कोविड के बाद से बहुत टिपिकल केस मिलते हैं, डिजीज सिम्टम्स भी चेंज होते हैं, मेडिसिन सिलेक्शन या इन केस में क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर कीर्ति आपका, कि हम्म। कोविड के बाद, तो पहले आप आपके दिमाग से वो कोविड का डर हटा देते हैं। कोविड के बाद ऐसा कुछ नहीं है, कोविड के पहले ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, प्रेस। डिजीज हम्म। मैडम, एवरी डिजीज इज 100% कंडीशनल। चाहे कोविड कोविड आए, चाहे ब्रह्मा आ जाए, अगर आप के अंदर वो ससेप्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक बीमारी नहीं होगी, पहली बात तो ये जानिए। तो दिमाग से थॉट प्रोसेस हटा दीजिए, कोविड के बाद ऐसा हो गया है। कोविड में क्या हुआ कि एक वो डर था, जिस डर की वजह से हमने बहुत सारी ऐसी वैसी दवाइयां खा ली। उस दवाई का याद करिए, मैंने बोला क्या था उधर, एक पॉइंट दिखाया था ना, क्या दिखाया था, देखिए, ये देखिए, एनवायरमेंट। इन अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, दिख रहा है आप लोगों को, यस। ये इसकी वजह से बीमारियां आई, अब आ गई हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ रूब्रिक है, दिखा देते हैं आपको, देखिए, कोविड के बाद अगर आपके पास आ रहा है तो मैं आपको कुछ रूब्रिक्स बता दे रहा हूं, उस रूब्रिक को आप, उस रूब्रिक का इस्तेमाल करिए। रूब्रिक है कन्वर्जेंस आफ्टर वैक्सीनेशन। सर मियाज्म ही एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो जाता है कंडीशनली, सो हाउ कैन वी हैंडल। अरे बड़ा आसान है, हर इंसान के अंदर सोरा एक कॉज को लेके नहीं आएगा। देखो, सोरा का जो मैनिफेस्टेशन होगा वो एक होगा, सोरा एक मैनिफेस्टेशन से आएगा। देखिए, सिंपल, आपको क्या जाना है कीर्ति जी, पहले कीर्ति जी का जवाब देते सर, फिर मैं आपका जवाब देता हूं, बहुत अच्छा सवाल आपका भी है। एक्चुअली ये सारे सवालों का जवाब पता कहां लिखा हुआ है, ऑर्गेनन में। देखिए, सिंपल मैं आपको देता हूं, वैक्सीनेशन। देखिए मैडम, आपने जो सवाल किया है ना, उस सवाल का जवाब इधर रखा है। इतने रूब्रिक है हमारे पास, अब तो बहुत सारे रूब्रिक है, मैं ओल्ड वर्जन आपको दिखा रहा हूं। वैक्सीनेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, और स्पेशली प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन क्या था, ये जो लिया हमने, वो प्रोफाइलेक्टिक ही था, ये देखिए। और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, छोटे मोटे डॉक्टर ने प्रूव किया है, बोनिंग हसन ने बोला सल्फर थूजा और वेरुलाइनो। लेकिन हाँ, डिस्पोजिशन जो मैच कर रहा है वो देना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा थोड़ा। ये बोलते हैं कि
अगर आपको कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन लेने के बाद आ रहा है, आप देख लीजिए। अगर देखिए लिखा है वैक्सीनेशन आफ्टर रूब्रिक हमारे पास है, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, येलो फीवर, आप देख लो। अब चूंकि बहुत ज्यादा मेडिसिन ले लिया हमने, उस मेडिसिन का कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो सिंपल रूब्रिक टाइप करिए, मेडिकामेंट लीजिए। ये देखिए, अब्यूज ऑफ पॉइजनिंग दवाई है इसमें से, इसको बैकग्राउंड में रखिए, इसको बैकग्राउंड में रखिए, वो रूट कॉज ये है, प्लस मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम डालिए, जो रेमेडी आ रहा है डिस्पोजिशन के बेस पे सेलेक्ट करिए, दे दीजिए। समझ में आया आपको? क्या करना है, यहां से आपको एक रूब्रिक लेना है एज ए रूट कॉज, ले लिया। अब आपको जो भी पेशेंट आपके पास कोविड वैक्सीनेशन या कोविड के कॉम्प्लिकेशन के बाद आया, उस पेशेंट के शरीर में ऐसा क्या चल रहा है, उसका मैनिफेस्टेशन कैसा है, उसको पकड़ा। तो कॉज पकड़ लिया आपने, मैनिफेस्टेशन पकड़ लिया। अब रेमेडी देने के लिए क्या करना है, डिस्पोजिशन पकड़ना है। मास्टर एनवन कहते हैं द स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट इज चीफली डिटरमाइन द सिलेक्शन टू द होम्योपैथिक रेमेडी। अब आप उसका डिस्पोजिशन मिलाइए, और जो रेमेडी आती है, जो मोस्ट सिमिलर है, वो दे दीजिए, और अनप्रेजुडिस हो जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान है। अब जाते जाते मैं आपको एक फॉर्मूला देके जा रहा हूं, उस फॉर्मूला को रखिए अपने पास। जब भी आपके पास पेशेंट आए, तीन काम करिए, बुधवा लीजिए, इसे गजनी फॉर्मूला, राइट, कहीं लिखवा लीजिए आप। पहला काम क्या करना है, आपको पैथोलॉजी समझनी है। पैथोलॉजी समझ में आ गई, आप दूसरा स्टेप, आपको उस पैथोलॉजी के अंडरलाइन कॉज को समझना है। आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला देके जा रहे हैं हम। पहला, पैथोलॉजी समझनी, अब उसको वन साइडेड है और आप उसको अक्यूट ले रहे हैं, नहीं चलेगा। आप उसको क्रॉनिक बीमारी है, आपको मियाजम है, अब आपको उसको मियाजम को समझना है कि भैया एंटीसोरिक देना है कि एंटीसाइकोटिक देना है, तो आपको पहले पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी सर, प्लस कॉज कंफर्म करना पड़ेगा। जब ये दोनों हो जाए, तो उस पैथोलॉजी और कॉज के साथ वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप। डिस्पोजिशन, फिजिकल डिस्पोजिशन, मेंटल डिस्पोजिशन, जनरल डिस्पोजिशन, जब ये तीनों मैच करेंगे, तब आपके पास एक दवाई आएगी। उस दवाई को चुनिए, निकालिए और दे दीजिए। कोई केस, चाहे वो डायबिटीज हो, इरप्शन हो, खुजली हो, कैंसर हो, सारे केस में वो दवाई आपके काम करेगी। वही आपके लिए अप्रोच है, और ये बैकबोन है आपके प्रिस्क्रिप्शन का। पैथोलॉजी प्लस डिस्पोजिशन प्लस कॉज, कॉज पैथोलॉजी डिस्पोजिशन, पैथोलॉजी कॉज डिस्पोजिशन, कुछ भी कह लो। तो चाहे कोरोना लेके आए, चाहे कैंसर लेके आए मैडम, पैथोलॉजी प्लस कॉज एंड फाइनल डिसीजन जो आपका होगा, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन डिस्पोजिशन पे होना चाहिए। ये मैं क्यों कर रहा हूं, दिखाता हूं। एक छोटा सा एफर्ट दिखा के जाएंगे आपको। फाइनल डिस्पोजिशन, फाइनल रेमेडी का सिलेक्शन डिस्पोजिशन पे होना चाहिए। देखो, मास्टर हनीमैन ने 213 एफर्जन में खुल के, चिल्ला के, चीख के कहा। आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी अभी मंजू जी ने सुबह बोला कि डायरिया के लिए पोडोफाइलम दे दो। और मैडम क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, तो रात को नक्स भूमिका खा लीजिए, और सुबह का खा लीजिए हो, सुबह का खा लीजिए, बोलिए सल्फर। ये नहीं है प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, आपका फाइनल रेमेडी का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ये देखिए लिखा है, दिस होल्ड ट्रू टू सच एन एक्सटेंट दैट द स्टेट of the disposition of the patient often chiefly बोला, determine the selection of the homeopathic remedy and being decidedly the characteristic symptom। और देखिए, कहते हैं क्या, देखिए 113 का, वी शैल देयर फॉर नेवर, भले ही आप रिलीफ दे दें पोडोफाइलम से, सल्फर से खुजली में आराम दे सकते हैं आप, मैकफास्ट से दर्द में आराम दे सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने डिस्पोजिशन मैच नहीं किया, तो वी शैल देयर फॉर
नेवर, नेवर बोला be able to cure conformably to the nature, that is to say homeopathically, if we do not in every case of disease, even in such a acute ही क्यों ना हो, along with other symptom, we have to observe the change in the state of mind and disposition. तो कुछ भी हो जाए, ये फॉर्मूला आपका चूकना नहीं चाहिए। और इसके फुटनोट पे तो कमाल ही कर दिया उन सबके लिए जो खिलाते हैं ऐसे, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ये खा लो, का एकोनाइट विल सेल्डम और नेवर इफेक्ट। कैसे? रैपिडली और परमानेंटली काम नहीं कर सकते, हाँ शॉर्ट टाइम के लिए किसी ने बोला इधर पैलिएटिव दे सकते हो आप। का कभी भी नक्स एकोनाइट वहां काम नहीं करेगी जहां पेशेंट शांत हो, मस्त हो। एकोनाइट के लिए क्या है डिस्पोजिशन, क्या है? टेंशन इज अ की नोट ऑफ एकोनाइट, पढ़ा? एंजाइटी इज द की नोट ऑफ एकोनाइट। आपको एंजाइटी नहीं दिख रही है, टेंशन नहीं दिख रहा है, एकोनाइट दे रहे हो, काम नहीं करेगा। तो आपको डिस्पोजिशन का ख्याल रखना है और ये तीनों चीज मिला के रेमेडी देनी है। ये फॉर्मूला सबके लिए है, पैथोलॉजी, कॉज, डिस्पोजिशन। सो आई होप मैडम और कोई सवाल लेने का समय है हमारे पास? नहीं, एक्चुअली टाइम ओवर हो गया है। सो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स मेल के थ्रू रिप्लाई कर देंगे। एंड रेस्ट जो आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, आज लोगों को काफी नॉलेज मिली होगी, और एंड में जो आपने जस्ट दिया है वो भी काफी बेनिफिट होगा जितने भी डॉक्टर्स हैं। सो एट द एंड हम लोग अपने जो हमारे तीन विनर्स के नाम हम बोलते हैं वो मैं बोल देती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना फोन नंबर जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। So the first name is Abhishek Dikshit, second is Dr. Kirti, and third is Dr. Anil Sharma. And thank you, sir, for this informative webinar. And definitely we will try to connect with you again. And thank you so much. And thank you, everyone.